हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स फिल करना। पिछले वीडियो तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट से लेकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस व साथ ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस व फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेक्ट फॉर्म फिल करने का अभ्यास किया था। आज हम इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनेट टेंस से शुरू करने वाले हैं। नियमों व एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम शेष टेंसेज की करेक्ट फॉर्म्स सीखेंगे, तो अंत तक वीडियो में बने रहें। आपके सामने स्क्रीन पर नया टेंस पास्ट इंडेफिनेट दिया हुआ है जिसे हम पढ़ने वाले हैं। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हम डिड फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। डिड फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव वाक्यों में, और अगर वाक्य आपका सिंपल है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी होगी। जिस प्रकार से अन्य टेंसेज में नियम होते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करने के, यानी वाक्य अपने को दिया मिलेगा और उस वाक्य को पहचानना कि हमें इस सेंटेंस में कौन से टेंस का यूज करना है, तो उसके लिए कुछ नियम हर टेंस में होते हैं। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनेट के अंदर भी कुछ नियम दिए हुए हैं। इस टेंस में आपको 7 नियमों का अध्ययन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सारे नियमों की लिस्ट मैंने दे रखी है। पहला नियम जो होगा आपका टाइम एडवर्बल्स से संबंधित। टाइम एडवर्बल्स का मतलब समय सूचक क्रिया विशेषण शब्द। ये शब्द कौन से होते हैं प्रत्येक टेंस में, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में ऑलवेज, डेली, सेल्डम, नेवर, जनरली, यूजुअली आदि बताए थे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट आदि शब्द थे, स्टिल भी था। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर अपन ने पढ़ा था जस्ट, यट, ऑलरेडी, सो फॉर आदि। इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस फॉर पढ़े थे। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में भी हमें कुछ शब्द मिलने वाले हैं और ये शब्द होंगे एगो, लास्ट, यस्टरडे, और वाक्यों के साथ हम आगे प्रैक्टिस करने वाले हैं इन शब्दों के लिए। दूसरा नियम दे रखा है इसमें सपोजिंग डिजायर, यानी काल्पनिक इच्छा। तो काल्पनिक इच्छा वाले शब्द हमें कई प्रकार के सामने आने वाले हैं। उनमें जैसे वुड रेदर, एज इफ ओनली, एज दो, सपोजिंग या इट इज टाइम आदि जो शब्द हैं ये हमें काल्पनिक इच्छा बताने वाले शब्द होते हैं। और ये शब्द जैसे ही हमें वाक्य में मिलते हैं हमें पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करना होगा, यानी डिड फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग ब्लैंक खालिस्तान में करना होगा। तीसरा नियम इसमें आफ्टर, बिफोर या वेन से जुड़े हुए वाक्य, यानी आफ्टर का मतलब बाद में होता है, बिफोर यानी पहले, वेन यानी जब। कई ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हमें ये शब्द मिलते ही हमें ये पता लगेगा कि इनमें हमें पास्ट इंडेफिनेट का प्रयोग करना होता है। उदाहरण के तौर पे हम कहें कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पहले जो शब्द हुआ है यहाँ पे इस सेंटेंस में दो टेंस आपको जुड़े हुए मिलेंगे, एक तो डॉक्टर आने से पहले और एक रोगी मर चुका था। दोनों टेंसेज अलग अलग यूज होंगे, तो यहाँ पे हम इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि आफ्टर या बिफोर से जुड़े हुए अगर वाक्य आपको मिलते हैं तो उनमें निश्चित रूप से एक तरफ पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग होने वाला है। नेक्स्ट रूल बता रखा है इमेजिनरी कंडीशन का। जिस प्रकार से ओपन कंडीशन अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनेट में पढ़ी थी, कंडीशन 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 ओपन कंडीशन, दूसरी इमेजिनरी कंडीशन और तीसरी इम्पॉसिबल कंडीशन। तीनों ही कंडीशंस हैं उनमें शर्त वाले वाक्य होते हैं। कंडीशन का मतलब ही शर्त होता है, यानी यदि वह तेज दौड़ता है तो वह रेस जीत लेगा, यानी ये वाक्य आपका ओपन कंडीशन में अपन ने पढ़ा था। इसी प्रकार अपन बोले कि अगर वह गांव का सरपंच होता तो गांव का अच्छा विकास करता, यानी शर्त उसमें भी है लेकिन इसमें पास्ट की शर्त होगी, यानी इमेजिनरी, एक कल्पना, इमेजिनरी कंडीशन इनको बोलते हैं। और इसमें भी आपको पास्ट इंडेफिनेट टेंस का एक तरफ यूज करना होगा। ये वाक्य अपन एग्जांपल्स के माध्यम से और अच्छा समझेंगे। आगे देखिए 5वां नियम है हार्डली, नो सुनर या एज सुन। इनका अर्थ होता है जैसे ही। अपन कई बार ऐसे वाक्य बोलते हैं जैसे ही मैं कक्षा में गया
तो टीचर ने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जैसे ही शब्द, यानी ये जो शब्द दे रखे हैं आपके सामने, ये अगर आपको वाक्य में मिल जाए तो निश्चित रूप से आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी डिड फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। यानी ये सारे जो चीजें हैं ये पहचान के लिए हैं। अगर आपने अच्छी तरीके से पहचान कर ली वाक्य की तो आपका टेंस बिल्कुल सही होगा। छठा नियम बता रखा है पास्ट इवेंट या इन्वेंशन, यानी पुरानी कोई घटना हो, जैसे मैंने मेरी ग्रेजुएशन 2011 में पूरी की, तो यहाँ पे ये पुरानी बात हो गई। या कोई आविष्कार, जैसे ग्राम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, तो वाक्य को देखते ही हमें पता चल जाएगा कि यह पास्ट इंडेफिनेट यानी पास्ट की बात है इसमें। और एक होता है वाइल, वाइल का मतलब होता है जब, तो वाइल से जुड़े हुए वाक्य भी हमें मिलते हैं, उनमें भी हमें पास्ट इंडेफिनेट का प्रयोग करना पड़ता है। तो वाइल से जुड़े हुए वाक्यों में हमें एक तरफ पास्ट कंटिन्यूअस और दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनेट का प्रयोग होगा, या इस चीज का ध्यान रखें। और बाकी चीजें हम एग्जांपल्स में सीखने वाले हैं। फिलहाल हमें इतना ध्यान रखना है कि पास्ट इंडेफिनेट के जो वाक्य हमें पेपर में मिलेंगे उनमें इन 7 नियमों को अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा। क्या पता उनमें एगो लास्ट यस्टरडे वाला कोई शब्द मिल जाए, क्या पता उनमें एज दो एज इफ वाले जो सपोजिंग डिजायर वाले शब्द मिल जाए, या आफ्टर बिफोर वाला मिल जाए, या इमेजिनरी कंडीशन मिल जाए यानी इफ से शुरू होने वाले, और या ये शब्द आपको मिल जाए, ये इवेंट या इन्वेंशन या वाइल। तो इन शब्दों को देखते ही हमें ये ध्यान में आ जाएगा कि ये सारी चीजें पास्ट इंडेफिनेट की होती है और हम आसानी से पास्ट इंडेफिनेट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म भर सकते हैं। अब अपन स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनेट के टाइम एडवर्बल से। तो पास्ट इंडेफिनेट यानी याद दे रखा है निम्नलिखित टाइम एडवर्बल समय सूचक क्रिया विशेषण शब्द यदि वाक्य में मिलते हैं तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस यानी डिड फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करें। यानी डिड लगाओगे तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और अगर वाक्य सिंपल होगा तो सेकंड फॉर्म। यहाँ पे आपके सामने जो मैंने बताए थे टाइम एडवर्बल समय सूचक शब्द, यानी इसमें आपको एगो मिल सकता है, लास्ट मिल सकता है और यस्टरडे मिल सकता है। यानी एगो मिल गया तो ध्यान रखना पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। लास्ट के साथ कोई टाइम मिल गया, जैसे लास्ट मंडे आ गया, लास्ट मंथ आ गया, लास्ट ईयर आ गया, तो वो पास्ट इंडेफिनिट को शो करता है। और यस्टरडे मिल गया यानी कल, कल टुमारो भी होता है लेकिन वो फ्यूचर के लिए होता है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। यहाँ पहला वाक्य आपके सामने दे रखा है आई ब्लैंक एन एलिफेंट यस्टरडे। इस शब्द को देखते ही हमें याद आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हमें ऑप्शंस में से देखना होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन सा है। यहाँ हम देखेंगे सेल सी फ्यूचर इंडेफिनिट है, हैड सीन पास्ट परफेक्ट है, हैज सीन प्रेजेंट परफेक्ट है, और सा है वो पास्ट इंडेफिनेट यानी सी की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट करेंगे यस्टरडे को देखकर, और सही आंसर होगा इसके अंदर सा, यानी आई सॉ एन एलिफेंट यस्टरडे, मैंने कल एक हाथी देखा। इस प्रकार अपन ने इस वाक्य को सही कर लिया है। नेक्स्ट वाक्य देखेंगे अपन, इसमें दूसरी जो टाइम एडवर्ब्स दे रखी है उससे संबंधित। यहाँ पे हम देखेंगे कि लास्ट नाइट शब्द दे रखा है इस वाक्य में। मैंने बताया था लास्ट के साथ कोई टाइम मिले तो सी खाली जगह और फीवर लास्ट नाइट, यानी यहाँ पे अर्थ बनने वाला इस वाक्य का वह कल रात बुखार से मर गई। तो यहाँ पे डाई वर्ब आपको ब्लैंक्स में भरनी है। यहाँ हालांकि ये हिंदी मीनिंग जो दे रखा है वो आपको पेपर में नहीं मिलेगा, ये अपन आसानी से सीख सके इसलिए दिया गया है। तो यहाँ पे हमें हैड डाइड नहीं करना क्योंकि हमें पास्ट इंडेफिनेट टेंस करना है। हैड डाइड होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, विल डाई होता है फ्यूचर इंडेफिनेट, ये भी नहीं करना है। डाइड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि वाक्य सिंपल है तो ये डाइड इसमें सही आंसर होगा, क्योंकि डाइज जो दे रखा है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है जो कि इसमें नहीं आएगा। तो वाक्य बनेगा सी डाइड ऑफ फीवर लास्ट नाइट, यानी वह पिछली रात बुखार से मर गई। तो इस प्रकार ये आपका दूसरा सेंटेंस दूसरी एडवर्बल से संबंधित। तीसरा अपने को मिलेगा एगो से संबंधित। यहां देखेंगे कि वाक्य में दे रखा है एगो, तो दे दिस हाउस ए मंथ एगो, वर्ब भरनी अपने को लीव वाली, लिविंग या लेफ्ट या लीव या हैड लेफ्ट। अब एगो का मतलब पास्ट इंडेफिनेट,
तो पास्ट इंडेफिनेट के लिए तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ढूंढनी पड़ेगी। आर लिविंग जो है वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये नहीं आएगा। विल लीव है, ये फ्यूचर इंडेफिनेट है, ये भी नहीं आएगा। लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है अपने को, क्योंकि वाक्य सिंपल है। अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो अपन डिड का प्रयोग करते, नेगेटिव होता तो डिड का प्रयोग करते। हैड लेफ्ट है वो पास्ट परफेक्ट है, ये भी नहीं आएगा। तो सही आंसर इसका होगा लेफ्ट, यानी लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट होती है। तो दे लेफ्ट दिस हाउस ए मंथ अगो, यानी उन्होंने ये घर 1 महीने पहले छोड़ दिया। लेफ्ट यानी छोड़ दिया। इस प्रकार अपन ने पहला नियम टाइम एडवर्बल से संबंधित अच्छे तरीके से समझ लिया। दूसरा जो नियम बता रखा था पास्ट इंडेफिनेट में, वो था सपोजिंग डिजायर से संबंधित, यानी काल्पनिक इच्छा, यानी ऐसी इच्छाएं जो काल्पनिक हो। तो यहाँ पे इस नियम में सपोजिंग डिजायर यानी काल्पनिक इच्छा वाले वाक्य, इन वाक्यों में हमें निम्नलिखित शब्द पहचान कर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ देखना पहला पहला शब्द दे रखा है वुड रादर, इसका मतलब होता है मैं चाहूंगा, यानी मैं चाहूंगा कि तुम यहाँ रुको, मैं चाहूंगा कि तुम चले जाओ। ऐसा वाक्य अपने को मिल जाए तो पास्ट इंडेफिनिट। एक बात जरूर ध्यान रखना कि ऐसे वाक्य में अगर डिफरेंट सब्जेक्ट मिले तो ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस करना है। अगर सेम सब्जेक्ट वाक्य में मिलेगा तो हमें वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होगा। इस बात को विशेष याद रखना, क्योंकि वुड रेदर से कोई वाक्य अपने को मिले तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग भी होता है। बस वहां पे ध्यान रखने की बात यह है कि उसमें सब्जेक्ट है वो सेम है तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट करें, और अलग अलग है तो पास्ट इंडेफिनिट। एग्जाम्पल में अपन ये अच्छी तरीके से समझ लेंगे। आई विश मिल जाए अपने को, जिसका मतलब होता काश, काश मैं सरपंच होता, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट को ही शो करेगा। इफ ओनली का मतलब भी काश होता है। एज इफ यानी मानो, ठीक है। एज दो मानी भी मानो होता है। सपोजिंग का मतलब भी मानो, कोई चीज मानना। और इट इज टाइम से शुरू हो जाए कोई वाक्य, अब समय है कि, तो ये जो सारे शब्द है ये आपको पास्ट इंडेफिनिट ही बताएंगे। तो इनको अच्छी तरीके से ध्यान में रखें, याद रखें कि ऐसा वाक्य सामने आते ही अपना दिमाग डायरेक्ट पास्ट इंडेफिनिट में जाना चाहिए, यानी डिड फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे अपन इसका पहला वाक्य करने वाले हैं। पहला वाक्य दे रखा है आई वुड रेदर वाला। तो इस वाक्य में देखिए वुड रेदर दे रखा है, वुड रेदर से अपना दिमाग जाएगा या तो पास्ट इंडेफिनिट, और अगर सेम सब्जेक्ट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ पे देखिए आई और यू दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो निश्चित रूप से वुड रेदर देख लिया अपन ने और दो अलग अलग सब्जेक्ट देख लिए। तो यहाँ पे अपन पास्ट इंडेफिनिट करेंगे। ये हैव स्टेड प्रेजेंट परफेक्ट है, स्टेज ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एस लगा हुआ है, और स्टेड पास्ट इंडेफिनिट, और आर स्टेइंग होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हमें इस वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस करना है, और यहाँ पे अपन करेंगे स्टेड, और इसका सही आंसर होगा स्टेड, स्टेज नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान रखना। यहाँ पे अगर ये यू नहीं होता, खाली आई होता, एक ही सब्जेक्ट होता, तो अपन स्टेज कर सकते थे। ठीक है, तो इस वाक्य का अर्थ होगा आई वुड रेदर यू स्टेड एट होम टू नाइट, यानी मैं चाहूंगा कि आज रात तुम घर पर ही रुकते। नेक्स्ट वाक्य देखिए, आई वुड रेदर से जुड़ा हुआ दूसरा वाक्य, इसमें आपको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करके बताने वाला हूं। यहां देखिए वुड रेदर, वुड रेदर के बाद में अपन देखते हैं कि इसमें यह दे रखा है कि सेम सब्जेक्ट होने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। यहाँ देखिए इसके अंदर आई दे रखा है, इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट वाक्य में नहीं दे रखा। आई वुड रेदर एट होम देन गो आउट टू नाइट, यहाँ देखिए इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस का प्रयोग होगा। आई के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही होगी, एस नहीं लगेगा, यानी सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। तो यहाँ देखिए सेल स्टे फ्यूचर इंडेफिनिट, हैड स्टेड पास्ट परफेक्ट, हैज स्टेड प्रेजेंट परफेक्ट, और ये स्टे दे रखा है, और स्टे से अपन इसके अंदर करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टे का प्रयोग होगा। तो आई वुड रेदर स्टे एट होम देन गो आउट टू नाइट, वाक्य का अर्थ होगा मैं आज रात बाहर जाने की बजाय घर पर ही रुकना चाहूंगा। इस प्रकार अपन ने वुड रेदर का वाक्य कंप्लीट किया। आगे देखिए इसमें हमें मिलने वाला है आई विश वाला वाक्य। आई विश का मतलब होता है काश, जैसा कि आपको बताया था ऐसे वाक्यों में काश यानी इच्छा। तो आई विश आई देयर, यानी इस वाक्य में
अर्थ बनने वाला है काश मैं वहां होता। होने की अंग्रेजी होती है बीई, और बीई का मतलब होता है होना। अब बीई की फर्स्ट फॉर्म होती है इजमार, सेकंड फॉर्म होती है वाजवर, और थर्ड फॉर्म होती है बीडब्ल्यूएन। अब हमें करनी है सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी करनी होगी अपने को या तो वाज या वर। अब इस टेंस में एक चीज ध्यान रखना, आई के साथ वैसे अपन वाज का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये जो सपोजिंग डिजायर वाले वाक्य होते हैं इनमें हमेशा एक वचन के साथ भी आपको वर का ही प्रयोग करना होगा। अगर मैं एक पक्षी होता यानी इफ आई वर ए बर्ड, तो वहां पर भी हमें वर का ही प्रयोग करना होगा। अगर वह सरपंच होता तो ही वर ए सरपंच, वर लगाना पड़ता ही के साथ। विशेष ध्यान रखना इस वाक्य का, ठीक है। तो काश मैं वहां होता, आई विश आई वर देयर, तो सही आंसर होगा इसका वर। नेक्स्ट वाक्य देखेंगे अपन इफ ओनली का। तो इफ ओनली वाले वाक्य में हमें मिलने वाला है वही पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि इफ ओनली का मतलब भी काश होता है। तो यहाँ पे अपन वॉन्ट लिसन नहीं करेंगे क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनेट है। यहाँ पे डोंट लिसन नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। हमें करना है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। तो यहाँ पे डिड नॉट लिसन यही पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, और डज नॉट लिसन प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं आएगा। इफ ओनली ही डिडंट लिसन अर्थ बनेगा काश उसने नहीं सुना होता। डिडंट लिसन यानी पास्ट इंडेफिनेट, और इफ ओनली का मतलब होता है काश। इस प्रकार अपना चौथा वाक्य कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वाक्य में देखते हैं अपन ही टॉक्स एज इफ ही द सरपंच। यहां देखना इस वाक्य में ही टॉक्स, यहां मिला अपने को एज इफ। एज इफ को देखते ही पास्ट इंडेफिनेट टेंस, जैसा मैंने बताया था कि काश वाले में या मानो वाले वाक्यों में आपको पास्ट इंडेफिनेट में ही के साथ भी वर करना पड़ेगा, इसका ध्यान रखें। वाज है हालांकि पास्ट इंडेफिनेट, बी की सेकंड फॉर्म है लेकिन ये नहीं आएगा। विल फ्यूचर इंडेफिनेट है, नहीं आएगा। इज प्रेजेंट है तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे सही आंसर वर करना होगा। ही टॉक्स एज इफ ही वर द सरपंच, यानी वह ऐसे बात करता है मानो कि वह सरपंच हो। इस प्रकार अपन एज इफ वाला वाक्य भी इस प्रकार कंप्लीट कर सकते हैं। आगे देखना ही बिहेव्स एज दो ही रिच। इस वाक्य में भी अपन वही देखेंगे, हमें एक शब्द मिल रहा है सपोजिंग डिजायर वाला एज दो, जिसका मतलब भी होता है मानो की। तो ही बिहेव्स एज दो ही रिच, यानी वह ऐसे व्यवहार करता है। ही बिहेव्स मानो कि वह धनवान हो। तो होने की अंग्रेजी हमें इनमें से ढूंढनी है। तो होने की अंग्रेजी अपने को इनमें से मिलेगी, या तो वाज होती है या इज होती है या वर होती है। इज अपन करेंगे नहीं क्योंकि प्रेजेंट है। हैड अपन करेंगे नहीं क्योंकि ये पास्ट में चला जाता है, पास्ट परफेक्ट में। हमें या वाज या वर में से करनी होगी, लेकिन ही के आगे अपने को लगाना पड़ेगा वर, क्योंकि ऐसे वाक्य जो होते हैं इनमें वाज की बजाय वर का ही प्रयोग होगा, और वाक्य का अर्थ बन गया वह ऐसे व्यवहार करता है मानो कि वह धनवान हो। नेक्स्ट सातवां वाक्य अपन देखेंगे सपोजिंग से स्टार्ट, क्योंकि सपोजिंग डिजायर वाले वाक्यों में हमें ये वर्ड भी मिलता है, और इस शब्द से हम करेंगे पास्ट इंडेफिनेट का प्रयोग इस वाक्य में। तो सपोजिंग वी, अब शैल लूज फ्यूचर इंडेफिनेट, हैड लॉस्ट पास्ट परफेक्ट, हैज लॉस्ट प्रेजेंट परफेक्ट, और लॉस्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और हमें करना है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट टेंस। तो यहाँ पे लॉस्ट की सेकंड फॉर्म होगी लॉस्ट, LOSE LOST LOST। तो सपोजिंग वी द मैच, मान लो हम मैच हार गए। इस वाक्य का अर्थ होगा मान लो हम मैच हार गए। नेक्स्ट वाक्य देखिए इट इज टाइम सी होम। यहाँ पे सपोजिंग जो डिजायर थी उनमें हमें अंतिम शब्द मिला है इट इज टाइम वाला। इट इज टाइम यानी अब समय है कि, सी होम ऐसा इट इज टाइम शब्द को ही देखते ही हमें यहाँ पे करना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस यहाँ पे आएगा, इसके अंदर वेंट, गोज नहीं आएगा, हैज गॉन प्रेजेंट परफेक्ट है ये नहीं आएगा, और इज गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये भी नहीं आएगा। हमें करना है पास्ट इंडेफिनेट का प्रयोग, यानी गो की सेकंड फॉर्म वेंट। तो इसमें आंसर होगा वेंट। अर्थ बन गया अब समय है कि वह घर जाए। इस प्रकार हमने सपोजिंग डिजायर वाले जो वाक्य हैं उनके अंदर करेक्ट फॉर्म वर्ब भरनी सीखी, जो कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट का पार्ट होगा।
तीसरा नियम अपना है इसमें आफ्टर बिफोर व्हेन से जुड़े हुए वाक्य। आफ्टर यानी बाद में, बिफोर यानी पहले, और व्हेन मानी जब। यहां देखिए इन वाक्यों में हमें आफ्टर, बिफोर, व्हेन से दो वाक्य जुड़े हुए मिलते हैं, जिनमें एक तरफ पास्ट परफेक्ट यानी हैड थर्ड फॉर्म और दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी डिड फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होगा, जो निम्न प्रकार से यूज होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आफ्टर अगर मिल गया वाक्य में, या बिफोर मिल गया, या व्हेन मिल गया, तो निश्चित रूप से आपको पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग तो उसमें करना ही होगा। अब दूसरी तरफ कौन सा टेंस आएगा, उसके लिए यहाँ पे देखिए आफ्टर का के पहले जो है ना, वो आपको पास्ट इंडेफिनेट का प्रयोग करना होगा, और आफ्टर के दूसरी साइड आपको हेड थर्ड फॉर्म का प्रयोग। मान लो दो वाक्य जुड़े हुए मिल जाएं, उसमें आफ्टर भी मिलेगा, तो आफ्टर के पहले साइड का जो वाक्य ना, उसमें आपको पास्ट इंडेफिनेट टेंस करना है, और आफ्टर के दूसरी साइड आपको पास्ट परफेक्ट टेंस करना होगा। इसी प्रकार अगर बिफोर मिल गया, तो बिफोर की पहली साइड आपको हेड थर्ड फॉर्म करनी है, और बिफोर के जो बची हुई साइड, दूसरी साइड है, उसमें आपको पास्ट इंडेफिनेट यानी डिड फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। अगर वेन से जुड़ा हुआ कोई वाक्य है, तो वेन की पहली साइड आपको हैड थर्ड फॉर्म, और वेन के बाद में यानी दूसरी साइड डिड फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। अब अपन इसके एग्जांपल्स देखते हैं किस प्रकार से ये वाक्य बने हैं। देखिए पहला वाक्य आपके सामने दे रखा है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर। यहाँ पे देखिए ये बिफोर शब्द मिला आपको, तो बिफोर मिला है, तो बिफोर के पहले साइड हैड थर्ड फॉर्म जो कि ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। दूसरी साइड हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होगा। ये क्या होता है, कई बार दोनों तरफ खाली जगह दी हुई मिली होती है, तब हमें ये ध्यान रखना होता है कि बिफोर की पहली साइड कौन सा टेंस आएगा और बिफोर के दूसरी साइड कौन सा टेंस आएगा। लेकिन अगर आफ्टर बिफोर या व्हेन से जुड़ा हुआ वाक्य, उसमें एक तरफ अगर एड थर्ड फॉर्म दे दिया, तो बचा हुआ कौन सा, वो पास्ट इंडेफिनिट ही बचेगा। तो हमें पास्ट इंडेफिनिट अब ऑप्शंस में से ढूंढना पड़ेगा। सेल कम तो है फ्यूचर इंडेफिनिट, नहीं आएगा। हैड कम पास्ट परफेक्ट है क्योंकि ऑलरेडी दे रखा है, दोनों तरफ पास्ट परफेक्ट हो नहीं सकता। केम पास्ट इंडेफिनिट है, और इज कमिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो हमें सही आंसर करना होगा केम यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इस प्रकार अपना ये वाक्य बिफोर से जुड़ा हुआ वाला अपन ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वाक्य देखेंगे अपन आफ्टर वाला। देखिए वाक्य में हमें आफ्टर मिला है, कोई सा भी वाक्य हो, अगर वाक्य में आपको आफ्टर मिल गया, तो आफ्टर के लिए बताया था कि आफ्टर के बाद हेड थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, जो कि ऑलरेडी दे रखा है। तो पहली साइड में कौन सा बचा, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बचेगा। यहाँ पे इज कमिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यहाँ पे हैज कम प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी नहीं आएगा। और विल कम क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये भी नहीं आएगा। हमें भरना है इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट दे रखा है, तो पहली साइड पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग ही होगा। कई बार दोनों तरफ खाली जगह मिले, तो ये ध्यान रखने की बात है कि आफ्टर के दूसरी साइड करें आप पास्ट परफेक्ट। और इस वाक्य का अर्थ होगा द टीचर केम आफ्टर द स्टूडेंट्स हैड गॉन, यानी छात्रों के चले जाने के बाद अध्यापक आया। इस प्रकार अपन ने ये दूसरा वाक्य आफ्टर वाला कंप्लीट किया। तीसरा वाक्य देखिए इसमें वेन से जुड़ा हुआ है। वेन वाले वाक्य में भी मैंने बताया था कि वेन की पहली साइड आपको हेड थर्ड फॉर्म और बची हुई साइड पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ देखिए इज अराइविंग नहीं आएगा क्योंकि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। हैड अराइव्ड पास्ट परफेक्ट है, वो तो ऑलरेडी इस वाक्य में पहले ही दे रखा है, ये भी नहीं आएगा। और यहाँ पे अराइव्ड देखना, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे हमें भरना भी पास्ट इंडेफिनिट ही है। और विल जो अराइव है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट, ये भी इसमें नहीं आएगा। अब वाक्य द रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन शी अराइव्ड, यानी जब वह पहुंची तब बरसात रुक चुकी थी। इस प्रकार अपन ने आफ्टर बिफोर व्हेन वाला तीसरा नियम भी कंप्लीट कर लिया। इसमें आपको पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना होगा। अब बात करेंगे अपन इमेजिनरी कंडीशन यानी शर्त वाले वाक्य।
इन टेंसेज में जिस प्रकार मैंने बताया था कि ओपन कंडीशन आई थी, उसी प्रकार ये इमेजिनरी कंडीशन है। फर्क खाली टेंसेज का रहेगा। उसमें जोड़ा था प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट का, वो भी इफ और अनलेस से शुरू था, ये भी इफ और अनलेस से ही शुरू होगा। यानी वाक्य की शुरुआत में आपको इफ या अनलेस मिलेगा। यानी उन वाक्यों में भी एक तरफ शर्त और दूसरी तरफ परिणाम दिया था, और इन वाक्यों में भी एक तरफ शर्त होगी, दूसरी तरफ परिणाम। बस फर्क होगा तो इनमें पास्ट इंडेफिनेट और वुड, कुड, शुड, माइट फर्स्ट फॉर्म का जोड़ा आपको मिलेगा। उनमें था प्रेजेंट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट का जोड़ा। इसमें एक तरफ पास्ट इंडेफिनेट, क्योंकि अपन पास्ट इंडेफिनेट के नियम ही पढ़ रहे हैं, तो पास्ट इंडेफिनेट एक तरफ और दूसरी तरफ आपको वुड, कुड, शुड, माइट फर्स्ट फॉर्म। यानी वाक्य में आपको दूसरी तरफ ये चीज मिल जाए तो विशेष ध्यान रखना, खाली जगह में हमें पास्ट इंडेफिनेट ही करना होगा। अगर दूसरी तरफ यहाँ पे विल विन होता तो हम इधर प्रेजेंट इंडेफिनेट करते। तो वाक्य दे रखा है, सी रेन फास्ट सी वुड विन द रेस। अगर वो तेज दौड़ती तो वह रेस जीत लेती। अगर ये वाक्य ऐसे होता, इफ शी रन्स फास्ट, तो यहाँ होता सी विल विन द रेस। अगर वह तेज दौड़ती है तो वह रेस जीत लेती है, तो यह जीत लेगी, तो वो होता ओपन कंडीशन। लेकिन यहाँ है ये इमेजिनरी कंडीशन जिसमें पास्ट, फर्क खाली टेंसेज का होगा। उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसमें पास्ट इंडेफिनेट। उसमें फ्यूचर इंडेफिनेट था, दूसरी तरफ विल सेल, और इसमें उसका पास्ट बन गया वुड, कुड, माइट, जो भी होता है ये। अब देखना, इन वाक्यों में शर्त में पास्ट इंडेफिनेट टेंस, यानी पहली साइड आपको पास्ट इंडेफिनेट डिड फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होगा, और दूसरी तरफ आपको वुड, कुड, माइट फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। कई बार दूसरी तरफ खालिस्तान दे दिया जाए तो वहां पे आपको वुड, कुड, शुड, माइट फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग भी करना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल अपन पास्ट इंडेफिनेट टेंस पढ़ रहे हैं। यहां देखना पहला वाक्य, इफ आई, आगे दे रखा है ए बर्ड आई वुड फ्लाई। देखना आपको वुड फ्लाई को है और इफ को देखना है। इफ या अनलेस मिल जाए, दूसरी तरफ वुड फ्लाई, जोड़ा अपने को तुरंत याद आ जाएगा कि इधर पास्ट इंडेफिनेट का प्रयोग होगा। अब बात यह है कि इन वाक्यों में भी आपको अगर आई है तो भी वर का ही प्रयोग करना होगा, क्योंकि ये भी एक कल्पना हो रही है। वो भी अपन ने पहले पढ़े थे सपोजिंग डिजायर वाले वाक्य, वो भी मानो की या फिर काश, वो सिर्फ सारी इमेजिनेशन थी। तो इमेजिनेशन वाले वाक्यों में अपन एक वचन के साथ भी वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, विशेष ध्यान रखना। तो यहाँ पे वाज तो आएगी नहीं। अब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म किसकी हो रही है? ये बी की सेकंड फॉर्म हो रही है, ध्यान रखना। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इजेमार, बी की सेकंड फॉर्म होती है वाजवर, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीडब्ल्यूएन बीन। यहाँ पे हमें करनी है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि वाक्य सिंपल है। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज तो होने से गई, क्योंकि ये तो फर्स्ट फॉर्म होती है। एम भी नहीं आएगी, आएगा तो वाज या वर में से ही, दोनों सेकंड फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे अपने को वर करना पड़ेगा, क्योंकि ये इमेजिनेशन वाले वाक्य हैं। तो इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं एक पक्षी होता तो हवा में उड़ता। इस वाक्य का अर्थ यह होगा। नेक्स्ट वाक्य देखिए, अनलेस से जुड़ा हुआ वाक्य अपन देख लेते हैं। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, यानी यदि नहीं। इसका मतलब अनलेस इक्वल टू इफ प्लस नॉट। अनलेस ही फॉर द एग्जाम ही वुड नॉट पास। यहाँ पे वुड नॉट पास, देखिए वुड, कुड, शुड, माइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाक्य खाली नेगेटिव है ये, इसलिए नोट आया है। अदरवाइज वुड और फर्स्ट फॉर्म, यहाँ कुड भी मिल सकता है आपको, माइट भी मिल सकता है वुड की जगह। ये सब मॉडल्स हैं, पास्ट मॉडल में आ जाते हैं ये। तो इनको देखते ही हमें यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे सेल प्रिपेयर ये नहीं आएगा, क्योंकि ये फ्यूचर हो गया। प्रिपेयर्स प्रेजेंट हो गया। प्रिपेयर्ड पास्ट इंडेफिनेट, और इज प्रिपेयरिंग हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ आएगा अनलेस ही प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम ही वुड नॉट पास, यानी यदि वह परीक्षा की तैयारी नहीं करता। ये जो नहीं शब्द है वो अनलेस में छुपा हुआ है, ध्यान रखें। तो पास नहीं होता, दूसरी तरफ वुड नॉट, नॉट दे ही रखा है। तो वाक्य का अर्थ होगा यदि वह परीक्षा की तैयारी नहीं करता तो पास नहीं होता। इस प्रकार अपन ने इमेजिनरी कंडीशन के वाक्य कंप्लीट किए। अब अपन पांचवें नियम हार्डली, नो सूनर, एज सून से जुड़े हुए वाक्य, इन पे चर्चा करते हैं। इन वाक्यों में ध्यान रखें, पास्ट इंडेफिनेट का प्रयोग तो एक तरफ जरूर आएगा। एक तो हार्डली से मिल जाए वाक्य, नो सूनर, एक एज सून एज, जिनका मतलब होता है जैसे ही। अपन कई बार बोलते हैं जैसे ही मैं कमरे में गया, ठीक उसी प्रकार से इनका अर्थ होता है। तो ऐसे वाक्यों में पास्ट इंडेफिनेट तो एक तरफ निश्चित रूप से आएगा। तो से जुड़े हुए वाक्य
तो इन वाक्यों में हमें हार्डली, नो सुनर, एज सुन एज से दो वाक्य जुड़े हुए मिलते हैं, जिनमें दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनेट टेंस यानी डिड फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। तो जो निम्न प्रकार यूज होते हैं, अब यहाँ देखेंगे अपन इनको भी अच्छी तरीके से देखना। पहले पार्ट में आपको, यानी अगर आपको हार्डली मिल गया तो पहले पार्ट में हार्डली और थर्ड फॉर्म मिलेगी, तो दूसरे पार्ट में आपको डिड सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म करनी होगी। यानी अगर हार्डली हैड थर्ड फॉर्म मिल गया, हैड थर्ड फॉर्म आपको पता है पास्ट परफेक्ट होता है, हार्डली शब्द मिलना जरूरी है साथ में, तो आपको बचे हुए भाग में पास्ट इंडेफिनेट करना होगा। ठीक है, नो सुनर डिड फर्स्ट फॉर्म मिल गई तो भी आपको दूसरी साइड पास्ट इंडेफिनेट करना होगा। एज सुन एज सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनेट मिल गया तो दूसरे पार्ट में आपको डिड फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म करनी होगी। यानी यहाँ पे ध्यान रखें कि एक तरफ तो पास्ट इंडेफिनेट निश्चित है, अगर हार्डली या नो सुनर या एज सुन एज से जुड़ा हुआ कोई वाक्य मिल गया, लेकिन एक चीज और है, इन दोनों के बारे में एक महत्वपूर्ण बात और आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि टेंसेज में इंग्लिश में बहुत सारे अपवाद अपने को देखने को मिलते हैं। इसमें एक नियम साथ में यह दिया हुआ है कि नो सुनर एज सुन एज से जुड़े हुए वाक्यों में यदि पहले पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिल गया, डू डज फर्स्ट फॉर्म एस, तो दूसरे पार्ट में भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे पहले पार्ट में यानी बात खाली नो सुनर और एज सुन एज की हो रही है, हार्डली की नहीं हो रही। नो सुनर मिल गया, यहाँ देखिए पास्ट इंडेफिनिट मिला है तो ही पास्ट इंडेफिनिट करें दूसरी तरफ। यहाँ देखिए एज सुन एज मिला है, पास्ट इंडेफिनिट साथ में है तो ही दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट करें। लेकिन अगर एज सुन एज नो सुनर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है साथ में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा दूसरी साइड। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो दूसरी साइड प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा, यानी डू डज फर्स्ट फॉर्म एस का प्रयोग होगा। अब अपने एग्जाम्पल से सीखेंगे इनको और भी अच्छी तरीके से। यहाँ देखिए पहला वाक्य दे रखा है अपने सामने हार्डली वाला, तो हार्डली वाले में तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें तो दूसरी तरफ आपको पास्ट इंडेफिनेट करना ही होगा। पहली साइड में आपको पास्ट परफेक्ट मिलेगा, जैसे देखिए हार्डली, और ये मिल गया हैड रीच्ड। ये जो हैड रीच्ड है बीच में सब्जेक्ट दे रखा है यहाँ पे, ये तो हैड और रीच्ड पास्ट परफेक्ट है, और हार्डली भी मिल गया। हार्डली हैड ही रीच्ड, तो दूसरी टाइप साइड में निश्चित रूप से पास्ट इंडेफिनेट आएगा, और पास्ट इंडेफिनेट यहाँ पे डिपार्टेड। हैव डिपार्टेड तो प्रेजेंट परफेक्ट है, विल डिपार्ट यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनेट है, और डिपार्ट्स है ना ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा डिपार्टेड यानी पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग। तो हार्डली हैड थर्ड फॉर्म वाले वाक्यों में पास्ट परफेक्ट यानी पास्ट इंडेफिनेट का प्रयोग होगा, और इसका अर्थ हो गया हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन, यानी वह स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन रवाना हो गई, यानी व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड, डिपार्टेड मानी रवाना होना, रवाना हो गई, जो कि पास्ट इंडेफिनेट में होगा। नेक्स्ट वाक्य देखिए, नो सुनर डिड वाला देखते हैं अपन। अब नो सुनर डिड, जैसा कि वाक्य में आपके सामने दे रखा है नो सुनर, सब देखते ही अपने को याद आ जाएगा कि भाई आगे पास्ट इंडेफिनेट दे रखा है तो आगे खाली जगह में भी पास्ट इंडेफिनेट आएगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट दे रखा है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा। यहाँ देखिए डिड पास्ट इंडेफिनेट है, डिड फिनिश, डिड फर्स्ट फॉर्म, तो निश्चित रूप से दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनेट आएगा, और पास्ट इंडेफिनेट इसमें है गॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेल गॉट फ्यूचर इंडेफिनेट, गेट्स प्रेजेंट इंडेफिनेट, और एम गेटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आंसर होगा गोट। तो नो सुनर डिड आई फिनिश माई स्टडी देन आई गोट ए गुड जॉब, यानी जैसे ही मैंने मेरी पढ़ाई पूरी की मुझे एक अच्छा जॉब मिल गया, यानी आई गोट ए गुड जॉब, मुझे एक अच्छा जॉब मिल गया। तो ये नो सुनर डिड वाला वाक्य है, ध्यान रखें। ऐसे वाक्य एग्जाम्पल्स ऐसे पेपर में बहुत बार देखने को मिलते हैं, हमें कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी हमें ये मिलते हैं, और बोर्ड एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आगे देखिए एज सुन एज वाला वाक्य देख लेते हैं अपन, क्योंकि अपन सारे के सारे पास्ट इंडेफिनेट के नियम देख रहे हैं, इसलिए हम पूरा ध्यान पास्ट इंडेफिनेट पर कर रहे हैं। तो एज सुन एज द टीचर केम, यहाँ देखिए पास्ट इंडेफिनेट, एज सुन एज से जुड़ा हुआ वाक्य तो दूसरी तरफ भी पास्ट इंडेफिनेट ही आएगा, और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट है स्टूड, स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड, स्टैंड से प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं आएगा, आर स्टैंडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं आएगा, विल स्टैंड फ्यूचर इंडेफिनेट नहीं आएगा, यहाँ पे स्टूड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, क्योंकि एज सुन एज या नो सुनर डिड से जुड़े हुए वाक्यों में दूसरी तरफ आपको पास्ट इंडेफिनेट ही करना होता है। एज सुन एज द टीचर केम, जैसे ही अध्यापक आया, द बॉयज
खड़े हो गए, यानी स्टूड अप, खड़े हो गए। तो इस वाक्य का अर्थ इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन प्रेजेंट इंडेफिनेट से संबंधित देखने वाले हैं, यानी एज सुन एज से जुड़ा हुआ वाक्य हो और बाद में भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट मिले तो खाली जगह में भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करना होगा। यहाँ देखिए इसमें नो सुनर से जुड़ा हुआ वाक्य है, ये डज आया है प्रेजेंट इंडेफिनेट, रीच फर्स्ट फॉर्म, तो दूसरी तरफ भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का ही प्रयोग होगा। बिगेन पास्ट इंडेफिनेट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट होता तो अपन यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट करते। बिगिन्स प्रेजेंट इंडेफिनेट ये आ सकता है, और ये बिगिन है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ये भी आ सकता है, और विल बिगिन फ्यूचर इंडेफिनेट ये नहीं आएगा। अब इन दोनों में से छांटना है अपने को, तो इनमें भी देखेंगे अपन सी एक वचन है तो एक वचन के साथ एस या ईएस वाला ही आएगा, ये बिगिन नहीं आएगा, हालांकि दोनों प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। वाक्य बन गया नो सूनर डज सी रीच देन सी टू कुक, तो जैसे ही वह पहुंचती है खाना पकाना शुरू कर देती है, तो ये इसका हिंदी अर्थ हो गया। नेक्स्ट वाक्य देखिए, एज सुन एज माई फादर कम्स वी आवर स्टडी, इसमें देखना जैसे ही वापिस वही बात आ गई, तो निश्चित रूप से या तो पास्ट इंडेफिनेट या प्रेजेंट इंडेफिनेट तो दिया मिलेगा। यहाँ पे माई फादर कम्स मिला भाई, कम्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो दूसरी तरफ आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस ही करना होगा। यहाँ पे अगर ये पास्ट इंडेफिनेट होता, केम होता, तो अपन पास्ट इंडेफिनेट करते दूसरी तरफ, तो यहाँ पे सेल स्टार्ट फ्यूचर ये तो आने का सवाल ही नहीं, स्टार्टेड ये भी नहीं आएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट नहीं दे रखा पहले, और स्टार्ट्स प्रेजेंट इंडेफिनेट ये आएगा, और आर स्टार्टिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये नहीं आएगा। तो इस आंसर में आपको स्टार्ट्स का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि पहली साइड प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो एज सुन एज माय फादर कम्स, जैसे ही मेरे पिताजी आते हैं हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। वी स्टार्ट, सॉरी स्टार्ट आएगा इसमें खाली START, एस तो बहुवचन के साथ नहीं लगता है, एक वचन के साथ लगता है, तो वी स्टार्ट आवर स्टडी, हम हमारी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। यहाँ देखिए माय फादर सिंगुलर है इसलिए कम्स आया है। इस प्रकार अपन ने एज सुन एज वाले वाक्य भी कंप्लीट कर लिए। अब अपना नेक्स्ट नियम पास्ट इंडेफिनेट के अंदर होने वाला है पास्ट इवेंट और इन्वेंशंस का। देखिए कई बार बड़े ही आसान वाक्य मिल जाते हैं, अपने बहुत ही कंफ्यूज होता है उनमें। पास्ट इवेंट पुरानी घटना या आविष्कार, ऐसे वाक्य मिलेंगे, पास्ट इंडेफिनेट होगा इसमें। जैसे आई माई BA इन 1984, मैंने मेरी BA की 1984 में। अब यहाँ पे 1984 पहले की बात है, 1984 तो निश्चित रूप से पास्ट इंडेफिनेट ही होगा। हैव पास्ट तो नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, खाली पास्ट भी प्रेजेंट है, और पास्ट है वो पास्ट इंडेफिनेट है, और एम पासिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो आंसर होगा इसका पास्ट। आई पास्ट माई BA इन 1984, इस प्रकार इसका अर्थ हुआ मैंने मेरी BA 1984 में पास की। नेक्स्ट वाक्य देखिए, मार्कोनी रेडियो, या इस वाक्य के अंदर हमें इन नामों से ही पता चल रहा है कि मार्कोनी रेडियो, यानी फिर अपन वर्ब में देखें आविष्कार, तो निश्चित रूप से ये आविष्कार वाला वाक्य है, तो ये पास्ट की बात है, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया, ऐसा वाक्य बनने वाला है। तो विल इन्वेंट फ्यूचर नहीं आएगा, इन्वेंट्स प्रेजेंट नहीं आएगा, हैज इन्वेंटेड प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा, और इन्वेंटेड पास्ट इंडेफिनेट, तो यहाँ पे होगा मार्कोनी इन्वेंटेड रेडियो, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। इस प्रकार यहाँ पे इन्वेंटेड का प्रयोग होगा। अब अपना नेक्स्ट नियम है वाइल से जुड़े हुए वाक्य। इन वाक्यों में अपन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बनने वाला है। वाइल से जुड़े हुए जो वाक्य होते हैं इनमें आपको भी दो टेंसेज के जोड़े मिलेंगे, यानी वाइल की तरफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी वाज वर ING, तथा दूसरी तरफ आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी डिड फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। यहाँ इस वाक्य में देखिए, इस वाइल को बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, विशेष ध्यान रखना। यहाँ देखिए द फोन मिला अपने को, और वाइल, तो वाइल के आगे वाली साइड में देखिए वाज कुकिंग, कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पहली साइड में पास्ट इंडेफिनेट होगा। देखिए पास्ट इंडेफिनेट का जो टेंस है उसमें हमें कई ऐसे जोड़े मिलेंगे जिनमें हमें पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनेट को प्रयोग में लाना होगा, कईयों में पास्ट कंटिन्यूअस के साथ लाना होगा, ठीक है ना, और कईयों में पास्ट इंडेफिनेट के साथ पास्ट इंडेफिनेट का जोड़ा होगा। तो यहाँ ये पास्ट कंटिन्यूअस के साथ पास्ट इंडेफिनेट का जोड़ा है। पास्ट कंटिन्यूअस
तो यहाँ पे हमें पास्ट इंडेफिनेट करना होगा रेंग। रेंग होता है रिंग की सेकंड फॉर्म, रिंग्स नहीं आएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट। वाज रिंगिंग पहले ही दे रखा है, इज रिंगिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी द फोन रेंग, फोन उस समय बजा, व्हाइल आई वाज कुकिंग फूड, जब मैं खाना पका रहा था। तो इस प्रकार इसका अर्थ ये होगा। अब आगे देखना कि लास्ट का वाक्य जो दे रखा है इसमें, अब न्यू टेंस पास्ट कंटिन्यूअस का होता है। यहां पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें एक दो ही नियम मिलेंगे, बहुत ही आसान टेंस है जिसको हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी वाज वर आई एन जी का प्रयोग होता है। नियम है इसका एक ही, निम्नलिखित टाइम एडवर्बल समय सूचक क्रिया विशेषण शब्द मिलते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करें, यानी वाज वर आई एन जी का प्रयोग इस टेंस में होगा। अब इसमें अपन देखेंगे कितने शब्द दे रखे हैं, इसमें सिर्फ 3 शब्द दे रखे हैं, अच्छी तरीके से ध्यान से समझे। पहला दे रखा है एट दैट टाइम, यानी उस समय। दूसरा है इन दोज, आगे डेज भी हो सकता है, मंथ्स भी हो सकता है, वीक्स भी, यानी उन दिनों, उन महीनों, उन सप्ताह, उन सालों में। और वाइल का मतलब जब। वाइल का नियम तो यही होगा जो अपन ने अभी पास्ट इंडेफिनेट के अंदर 7वां नियम पढ़ा है। पास्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ मिला है तो आपको पास्ट इंडेफिनेट करना है, और अगर पास्ट इंडेफिनेट दे रखा है और वाक्य वाइल से जुड़ा हुआ है तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होगा। अब इस वाक्य में देखते हैं, वाइल से जुड़े हुए 2 वाक्यों में वाइल की तरफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी वाज वर आईएनजी, तथा दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी डिड फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। यह नियम अपन ने पास्ट इंडेफिनिट में भी पढ़ा था। अब देखना इसके अपन एग्जांपल्स करते हैं। पहला नियम दे रखा है, पहला वाक्य आपका एट दैट टाइम से बना हुआ है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रमुख शब्द, पास्ट कंटिन्यूअस का ही प्रमुख शब्द है। एट दैट टाइम देखते ही आपको पास्ट कंटिन्यूअस करना होगा, यानी अब पास्ट कंटिन्यूअस क्या है, वाज लिविंग, क्योंकि लिव्ड पास्ट इंडेफिनेट, विल लिव फ्यूचर इंडेफिनेट, और लिव प्रेजेंट इंडेफिनेट। एट दैट टाइम आई वाज लिविंग इन ए स्मॉल टाउन, उस समय मैं एक छोटे कस्बे में रह रहा था। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ उस समय मैं एक छोटे कस्बे में रह रहा था, यानी वाज लिविंग, ये एट दैट टाइम देखकर। नेक्स्ट देखिए, ही इन ए लेदर फैक्ट्री इन दोज डेज, यहाँ देखिए वही बात आ गई, इन दोज डेज, इन दोज मंथ्स, इन दोज ईयर्स, ये मिल जाए ना तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ही वाज वर्किंग इन ए लेदर फैक्ट्री इन दोज डेज, यहाँ पे वर्कड नहीं आएगा, हैज वर्कड नहीं होगा, विल वर्क नहीं होगा, अर्थ हो गया उन दिनों वह एक चमड़ा फैक्ट्री में काम कर रहा था। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं अपन, इसमें वाइल वाला मिलेगा आपको। तो आई सा ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा, ठीक है। वाइल इन माई रूम, तो मैंने बताया था कि अगर पास्ट इंडेफिनेट दे रखा है और वाइल से वाक्य जुड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस ही आएगा, और इसमें पास्ट कंटिन्यूअस क्या है, वाज वर आई एन जी। तो वाज स्लीपिंग, सेल स्लीप नहीं आएगा, स्लेप्ट नहीं होगा और स्लीप नहीं होगा। तो आई सा ए स्नेक वाइल आई वाज स्लीपिंग इन माई रूम, जब मैं अपने कमरे में सो रहा था तब एक सांप देखा। इस प्रकार अपन ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में 2 टेंसेज की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स को फिल करना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में शेष टेंसेज को भी इसी तरह सीखने का प्रयास करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।